Hi everyone, and today we are going to do our chapter number 8 short run equilibrium output। कल बताया था मैंने आपको कि ये जो यूनिट 3 है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इस यूनिट के अंदर हमारे पास में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 7 ADAS एंड रिलेटेड कांसेप्ट्स हम लोगों ने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया। आज चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं फटाफट से। देखो चैप्टर का क्या नाम है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो सबसे पहले तो ये समझो कि शॉर्ट रन क्या होता है। देखो शॉर्ट रन क्या है, सबसे पहले शॉर्ट रन समझने के लिए एक चीज समझो, जो कंट्री के अंदर आउटपुट होता है यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारा जीडीपी होता है, वो हमेशा दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है। नंबर 1 होता है लेबर यानी कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और नंबर 2 होता है टेक्नोलॉजी। देखो आउटपुट हमेशा हमारी लेबर पर डिपेंड करता है। अगर लेबर ज्यादा होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा होंगे, तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट, हमारा जीडीपी भी इंक्रीज होगा। वहीं अगर मान लो लेबर कम है, कंट्री के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम है, इस सिचुएशन में हमारा आउटपुट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डायरेक्ट रिलेशन है, बराबरी से चल रहा है। दूसरा फैक्टर होता है टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम न्यू मशीनरी यूज करते हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एकदम लेटेस्ट मशीनरी हम यूज करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वहीं अगर हम कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इस सिचुएशन में हमारा आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ में आ गई एक बात कि आउटपुट दो चीजों पर डिपेंडेंट है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोले तो हमारी लेबर, और दूसरा है हमारी टेक्नोलॉजी। अब देखो दो तरह के पीरियड होते हैं, एक होता है शॉर्ट पीरियड और दूसरा होता है लॉन्ग पीरियड। बहुत ध्यान से समझना, शॉर्ट पीरियड मतलब इतना छोटा पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 साल तक की बात कर रही हूं, तो 1 साल तक का जो पीरियड होता है उसे हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। शॉर्ट पीरियड इतना छोटा पीरियड होता है कि इस पीरियड के अंदर अगर हमें हमारे आउटपुट को इंक्रीज करना है, तो हम सिर्फ हमारी लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं। एक छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम हमारी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया? अगर हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आउटपुट को इंक्रीज करना है, तो हमें हमारी लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। आउटपुट डिक्रीज करना है, हमें हमारी लेबर को डिक्रीज करना पड़ेगा। इस पीरियड के अंदर हम हमारी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। इस पीरियड के अंदर टेक्नोलॉजी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब मैं ये बोल सकती हूं, जो शॉर्ट पीरियड होता है उसके अंदर जो हमारी लेबर है, वो हमारा कैसा फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है। वेरिएबल मतलब इसे हम चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है, वो हमारा कैसा फैक्टर होता है, फिक्स्ड फैक्टर होता है। इसे हम चेंज नहीं कर सकते। 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर हम एक छोटे से बिजनेस को, स्मॉल स्केल बिजनेस को एक लार्ज स्केल बिजनेस नहीं बना सकते, एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बना सकते। वहीं जो लॉन्ग पीरियड होता है, मैं 1 साल से ज्यादा की बात कर रही हूं, 5 इयर्स का पीरियड, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 साल, इस पीरियड के अंदर हमारा लेबर तो वेरिएबल फैक्टर होता ही है, इसे हम इंक्रीज डिक्रीज करते ही हैं। साथ साथ में जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है, वो भी कैसा फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर हम नई मशीनरी खरीद सकते हैं, एक स्मॉल स्केल बिजनेस को एक लार्ज स्केल बिजनेस, एक मल्टीनेशनल कंपनी भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूं कि शॉर्ट पीरियड कैसा पीरियड होता है, जहां पर अगर हमें हमारे आउटपुट को इंक्रीज करना है, तो हमें हमारी लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। इस पीरियड के अंदर जो टेक्नोलॉजी रहती है, वो हमारा कैसा फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। तो देखो ये जो भी थ्योरी है हमारी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये थ्योरी हमें दी है जॉन मेनार्ड कीन्स ने, और इनकी थ्योरी को बोला जाता है केन्शियन थ्योरी। ये कहते हैं शॉर्ट पीरियड एक इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है, वो पूरा का पूरा किस पर डिपेंडेंट होता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंडेंट होता है। टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं होता। टेक्नोलॉजी कैसी रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है। समझ में आया? अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, हमारे एम्प्लॉइज ज्यादा होंगे, तो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज होगा। अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंट्री में कम होगा, तो इस सिचुएशन में हमारा आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गई यहां तक बातें? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा दिमाग में रखना, देखो इस पीरियड के अंदर हम सिर्फ हमारी लेबर को चेंज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। और मान लो एक बार अगर कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब मान लो कंट्री में जितने भी लोग, जो लोग काम करना चाहते हैं, हु आर विलिंग टू वर्क, उन सब लोगों को काम मिल रहा है, कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं है। कंट्री के अंदर मान लो 10,000 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, और इन सब लोगों को काम मिल रहा है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, मतलब हैप्पी सिचुएशन है कंट्री के अंदर। इस सिचुएशन में फिर हम हमारे आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि आउटपुट को कैसे इंक्रीज करेंगे, जो लोग काम करना चाहते हैं सब लोगों को काम मिल रहा है, अब हमारे पास में और लेबर है नहीं, हम टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर नहीं सकते, वो कांस्टेंट है। इस सिचुएशन में हम हमारे आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? शॉर्ट पीरियड कौन सा पीरियड है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, पूरा का पूरा आउटपुट किस पर डिपेंडेंट है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंडेंट है। करेक्ट है? अब देखो बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपको बता दिया शॉर्ट रन क्या होता है, चैप्टर का क्या नाम है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब ये समझो इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। देखो इक्विलिब्रियम मतलब कंट्री एकदम मतलब झकास वाली सिचुएशन में है, एकदम मक्खन चल रही है कंट्री, इकोनॉमी हमारी एकदम मक्खन चल रही है, किसी तरह के कोई फ्लक्चुएशंस, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, बैलेंस वाली सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम आउटपुट भी बोल सकते हैं, आउटपुट को ही हम जीडीपी भी बोलते हैं, और लास्ट चैप्टर में कल मैंने बताया था आउटपुट को ही हम एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम भी बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं, वाई से। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट कह लो, इक्विलिब्रियम जीडीपी कह लो, इक्विलिब्रियम इनकम कह लो, कुछ भी कह लो। कंट्री में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो, एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो। अब एएसएडी मैंने कल बताया था, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है,
एक कंट्री के अंदर आने वाले साल के अंदर अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उन पर कितना एक्सपेंडिचर करा जाएगा, उन पर कितना पैसा खर्च करा जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब है आने वाले साल में हमारी कंट्री के जो चारों सेक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो कुल मिला के कितना एक्सपेंडिचर करेंगे उन गुड्स और सर्विसेज पर जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होंगे, वो क्या है, हमारी एग्रीगेट डिमांड है, मतलब टोटल डिमांड। वही एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमारी कंट्री के जितने भी प्रोड्यूसर्स है वो कुल मिला के कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितनी सप्लाई करेंगे, कितना गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा इकोनॉमी में, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। समझ में आया? कल भी मैंने बताया था हम हमेशा प्लांट एग्रीगेट सप्लाई और प्लांट एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, एक्चुअल की बात नहीं करते, और प्लांट को ही बोला जाता है एक्स एंटे। हमेशा याद रखना, प्लांट को बोलते हैं एक्स एंटे। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो जब एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगी, उस सिचुएशन में कंट्री में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब जितना प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं और जितना बायर्स परचेज करना चाहते हैं, वो दोनों चीजें जब इक्वल हो जाती है कंट्री में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। करेक्ट है? एक चीज और समझना, याद करो एएस को ही हम इनकम भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम भी बोलते हैं। तो यहां से एक चीज और निकल गई, जब इनकम हमारी एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगी उस सिचुएशन में कंट्री में हमें क्या देखने मिलेगा, इक्विलिब्रियम देखने मिलेगा। समझ में आ गई बातें? अब देखो बहुत ध्यान से समझना, मैंने कहा कंट्री में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एएस किसके इक्वल हो, एडी के इक्वल हो। एडी क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। आने वाले साल में जितने भी बायर्स हैं वो कितनी डिमांड करेंगे, मान लो बायर्स डिमांड करेंगे 500 यूनिट्स की। अब देखा जाए तो प्रोड्यूसर को भी इतना ही स्टॉक अपने पास में रखना चाहिए, इससे ज्यादा रखेगा तो उसका स्टॉक अनसोल्ड रह जाएगा, पड़ा पड़ा खराब होगा, इससे कम रखेगा तो वो अपने कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो जो एडी होता है उसी को हम डिजायर्ड स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। जितना एक्चुअली हमारे कस्टमर्स डिमांड करेंगे उतना ही हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहिए, यही प्रोड्यूसर का डिजायर्ड स्टॉक होना चाहिए। वही मैं कहती हूं एएस क्या है, एक्चुअली हमारे प्रोड्यूसर्स कितनी सप्लाई करेंगे। जब दोनों चीजें इक्वल है कंट्री में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मैंने कहा मान लो डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं 500 यूनिट्स की और हमारे प्रोड्यूसर भाई साहब सोच रहे हैं वो सप्लाई करेंगे 700 यूनिट्स की। इस सिचुएशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास में अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, लॉस हो रहा है। मान लो सिचुएशन ऐसी है कि डिमांड आ रही है 500 यूनिट्स की, लेकिन सप्लाई प्रोड्यूसर्स कम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर से 300 यूनिट्स की ही सप्लाई कर रहे हैं। इस सिचुएशन में भी प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा क्योंकि वो अपने कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये सिचुएशन भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक किसमें सही रहती है, जब एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो, एग्रीगेट डिमांड के। समझ में आ गया? अब देखो मैंने आपको एक चीज तो ये बता दी कि कंट्री में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एडी किसके इक्वल हो, एएस के इक्वल हो। हमेशा दिमाग में फिट रखना, पहली सिचुएशन हो गई। इसी से हम एक और सिचुएशन निकाल सकते हैं। याद करो मैंने बताया था एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। हम कौन सी इकोनॉमी अज्यूम करके चल रहे हैं, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी अज्यूम करके चलते हैं, जहां पर हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर ही होता है, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो एडी के दो कंपोनेंट्स से कल पढ़ा था सी प्लस आई, एडी की जगह पर लिख सकती हूं, एएस को ही हम इनकम भी बोलते हैं, इसकी जगह पर मैंने इनकम लिख दिया। समझ में आ गया? एज इट इज लिख दो सी प्लस आई। अब याद करो कल मैंने एक चीज बताई थी, इनकम, इंसान इनकम से दो ही चीजें करता है। अगर आपकी इनकम 100 है, इस 100 में से मैंने बोला कि आपने 80 रुपीज का कंजम्पशन कर लिया, 80 रुपीज आपने खर्च कर लिए, तो बचे हुए 20 रुपीज आप क्या करोगे, सेव करोगे। तो इंसान इनकम से दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन करता है, बची हुई इनकम को वो क्या कर देता है, सेव कर देता है। सी यहां भी है, कैंसिल हो गया। हमारे पास में क्या आया, आई इज इक्वल टू एस। इसे मैं उल्टा भी तो लिख सकती हूँ, एस इज इक्वल टू आई भी लिख सकती हूँ। तो इसी से मैंने एक अप्रोच और निकाल दिया। एक तो कंट्री में इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, जब एडी एएस इक्वल है, और इसी से हम लोगों ने दूसरा निकाला कंट्री में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सेविंग्स किसके इक्वल हो, इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो। समझ में आ गई यहां तक सारी बातें? तो मैं बोल सकती हूं जब एक्स एंटे सेविंग्स और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होगा तब कंट्री में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अभी पीछे ही मैंने बताया था प्लांट को हम हमेशा क्या बोलते हैं, एक्स एंटे बोलते हैं। तो एक्स एंटे सेविंग्स यानी कि प्लांट सेविंग्स किसके इक्वल होनी चाहिए, प्लांट इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए, तभी भी कंट्री में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। समझ में आ गया? एक छोटी सी चीज और बता देती हूं, एमसीक्यू में पूछा जाता है हमेशा प्लांट सेविंग्स, प्लांट इन्वेस्टमेंट, प्लांट एग्रीगेट डिमांड, प्लांट एग्रीगेट सप्लाई, इन्हें तो हम बोलते हैं एक्स एंटे। क्या बोलते हैं, एक्स एंटे बोलते हैं। और जब हम एक्चुअल की बात करते हैं ना कि पिछले साल डिमांड कितनी थी, पिछले साल सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कितना था, उसे बोला जाता है एक्स पोस्ट। क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट। तो यहां पर हम हमेशा एक्स एंटे की बात करते हैं, कभी भी एक्स पोस्ट की बात नहीं करते। करेक्ट हो गया? तो क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट स्टडी करना है तो इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम इनकम स्टडी करने के लिए हमारे पास में दो अप्रोच है। नंबर 1 अप्रोच क्या है, एडी शुड बी इक्वल टू एएस, और नंबर 2 अप्रोच हमारे पास में है सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। करेक्ट है? वन बाय वन डिस्कस करें। नंबर 1 अप्रोच क्या है, एडी शुड बी इक्वल टू एएस। तो देखो हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, कल मैंने बताया था इनकम को ही हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। तो याद करो इनकम कैसे इंक्रीज होती है, इनकम जीरो से स्टार्ट होती है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है। देखो आप 2020 के गैप से हमारी इनकम इंक्रीज होती जा रही है, ये हमारी इनकम है। जो इनकम होती है उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। तो कर्व भी दोनों का सेम बनेगा। एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने इनकम दिखा दिया, हमारा आउटपुट, और यहां पर हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई दिखा दी। कल मैंने बताया था इनकम का कर्व
कर्व कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना, जीरो से स्टार्ट करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है 45 डिग्री के एंगल पर। आपको डी से मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, नीचे लिख देना 45 डिग्री। इको में प्लॉट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही हमारा इनकम का कर्व है, इसी को हम बोलते हैं, यही हमारा किसका कर्व है, एएस का कर्व है। तो पहली चीज तो समझ में आ गई, एग्रीगेट सप्लाई तो समझ में आ गया। अब एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। याद करो एग्रीगेट डिमांड के हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग कितने कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई। तो सी भी समझ लो, आई भी समझ लो, दोनों को प्लस कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। देखो कंजम्पशन की बात करते हैं, ये हमारा इनकम है जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा कंजम्पशन है। कल मैंने बताया था जब इनकम जीरो होती है तभी भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होता ही है, जिसे हम सी बार से डिनोट करते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जब इनकम जीरो है तभी भी इंसान कुछ ना कुछ खर्चा करता है अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वगैरह। और ये पैसा इंसान कहां से लाता है, या तो अपनी वो सेविंग्स में से निकालता है, तो डेफिनेटली सेविंग्स कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, या फिर वो किसी से पैसा बोरो करता है, फिर कंजम्पशन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो वही है, एक्स एक्सेस पर इनकम है, वाई एक्सेस पर इस बार कंजम्पशन शो कर रहे हैं। इनकम वाला कर्व मैंने बताई दिया 45 डिग्री के एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन, ये कंजम्पशन हमारा यहां से इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो है 0 से लेकर 30, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सी बार, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन। समझ में आ गई पहली चीज, इनकम और कंजम्पशन के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। कल भी मैंने बताया था हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखेंगे, तो इसे हम बोलते हैं, ये कैसा इन्वेस्टमेंट है, ये है हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यानी कि इनकम कुछ भी हो, जीरो हो चाहे कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कुछ नहीं करना, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनानी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, इन्वेस्टमेंट हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे, हमें हमारा एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा, सी प्लस आई 30 10 40 40 10 50 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इनकम का कर्व है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा कंजम्पशन है, दोनों को प्लस करके हम लोगों ने एडी का कर्व बना दिया। इनकम जीरो है, एग्रीगेट डिमांड कितना है, 40 है। इनकम 20 है, एग्रीगेट डिमांड कितना है, 50 है। इनकम 40 है, एग्रीगेट डिमांड कितना है, 60 है। इस तरह से हमारा एडी का कर्व बन गया। समझ में आ गई बातें। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि एडी और कंजम्पशन का जो कर्व है वो दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। रीजन सिंपल सा है, एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करके। अगर मैंने एडी में से सी को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट ही मिलेगा। और मैंने बताया इन्वेस्टमेंट हमारा कैसा है, यहां पर कांस्टेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। दिस इज द रीजन एडी और कंजम्पशन का जो कर्व है वो आपस में कैसा है, पैरेलल है। समझ में आ गई सारी बातें। एक बार बेसिक ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो वो पॉइंट जब एग्रीगेट डिमांड का कर्व और हमारी इनकम का कर्व, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, इनकम को ही एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं ना, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, यहां पर ही देख लो, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, दोनों इस पॉइंट पर इक्वल है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे ना स्केल की हेल्प से, तो आप यहां पर टच कर दोगे, वर्टिकल लाइन बनाई, मतलब ये O से लेकर इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, इस पॉइंट को मैंने L नाम दे दिया, ये जो OL है ये है हमारी इक्विलिब्रियम इनकम, हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट, हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी। वो सिचुएशन है जब जितना प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो एक्जैक्टली किसके इक्वल है, जितना बायर्स परचेज करना चाहते हैं। समझ में आ गई बातें, क्लियर है। अब देखो यहां से दो ऊटपटांग क्वेश्चंस बन सकते हैं, इको में ऊटपटांग क्वेश्चंस ही ज्यादा बनते हैं। क्या हो अगर एएस एडी से ज्यादा हो, इस सिचुएशन में क्या होगा। देखो मैंने कहा प्रोड्यूसर ने एग्रीगेट सप्लाई इतनी सोची है कि वो इतना प्रोडक्शन करेगा, इतना सप्लाई करेगा। मान लो एग्रीगेट डिमांड सिर्फ इतनी ही आएगी, कस्टमर्स इतने की ही डिमांड करेंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर का जो इतना सारा स्टॉक है, ये कौन सा स्टॉक होगा, ये अनवांटेड स्टॉक होगा, अनप्लान इन्वेंट्री होगी। कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के पास में अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री रह जाएगी। तो प्रोड्यूसर अगली बारी से क्या करेगा, कट इन प्रोडक्शन प्लान करेगा। प्रोड्यूसर अगली बारी से प्रोडक्शन कम करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो ये एएस हमारा डिक्रीज होकर अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, एडी के इक्वल आ जाएगा। कंट्री में फिर से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या हो अगर इसका उल्टा हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई कम हो, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो। मान लो प्रोड्यूसर सोच रहा है मैं तो इतनी एग्रीगेट सप्लाई करूंगा, लेकिन मान लो एग्रीगेट डिमांड इतनी आएगी। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर इस एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। प्रोड्यूसर को लॉस होगा किसका, अनफुलफिल्ड डिमांड का। कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर का जो डिजायर्ड इन्वेंट्री है वो कम रह गया, उसे इतना रखना चाहिए था लेकिन उसने इतना ही रखा। तो अगली बारी से प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन प्लान करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो हमारा एएस इंक्रीज होकर फिर से किसके इक्वल आ जाएगा, एडी के इक्वल आ जाएगा। कंट्री में फिर से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन आ जाएगी। समझ में आ गया अच्छे से। पहला अप्रोच क्लियर है। सेकंड अप्रोच हमारे पास में क्या है, सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। पढ़ा था हम लोगों ने। अब याद करो इंसान इनकम से दो ही चीजें करता है, या तो कंजम्पशन करता है, बची हुई इनकम को वो क्या करता है, सेव करता है। तो अगर हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, पीछे इनकम और कंजम्पशन दोनों देखा था, तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमारी सेविंग्स मिल जाएंगी। तो
सेविंग्स तो निकालना बहुत आसान है और इन्वेस्टमेंट में तो कुछ करना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट कैसा है, ऑटोनॉमस है, यानी कि सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो सेविंग्स और इनकम के बीच में हमेशा कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। इंसान जितना ज्यादा कमाता है वो उतना ही ज्यादा पैसा सेव भी करता है और शुरुआती के अंदर सेविंग्स हमारी नेगेटिव होती है। उसके पीछे का क्या रीजन है एक बार यहां पर बताती हूं। अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करूंगी, 0 माइनस 30, तो माइनस का 30 आएगा ना, तो सेविंग्स नेगेटिव है, क्योंकि शुरुआती में जब इंसान के पास में इनकम नहीं है फिर भी वो कंजम्पशन कर रहा है, तो पैसा कहां से निकाल रहा है, अपनी सेविंग्स में से निकाल रहा है। शुरुआती में सेविंग्स हमारी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी हमारी सेविंग्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया। इनकम है, कंजम्पशन है, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो, 0 माइनस 30, माइनस का 30 सेविंग्स आ गई। इनकम 20 है, खर्चा 40 का है, मतलब 20 रुपए कहां से निकाले, सेविंग्स में से। इनकम 40, एक्सपेंडिचर 50 है, 10 रुपीज सेविंग में से निकाले। जितनी इनकम उतना का उतना कंजम्पशन कर लिए, यानी कि नो सेविंग्स वाली सिचुएशन है। इनकम 80 है, एक्सपेंडिचर 70 है, 10 रुपीज बंदे ने क्या करे, सेव करे। इस तरह से हमारे पास में क्या आ गई, हमारी सेविंग्स आ गई। इन्वेस्टमेंट मैंने बताया ही है, ऑटोनॉमस है, कांस्टेंट रहेगा। वो पॉइंट जब दोनों चीजें इक्वल हैं, इस पॉइंट पर कंट्री में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। समझ में आ गई बातें। किस तरह से शो करोगे, तो देखो इन्वेस्टमेंट का कर्व तो कुछ नहीं करना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। और एस का कर्व कैसे दिखाओगे, इनकम 0 है, सेविंग्स माइनस का 30 है। इनकम 0 है, सेविंग्स हम लोगों ने दिखा दी माइनस का 30। इनकम 20 है, सेविंग्स माइनस का 20। इनकम 20 है, सेविंग्स कितनी हो गई, माइनस का 20, है ना। इनकम 40 है, सेविंग्स कितना है, माइनस का 10। इनकम 40 है, सेविंग्स मान लो ये हो गई हमारे पास में माइनस का 10। फिर इनकम हमारे पास में 60 है, सेविंग्स कितनी है, 0। इनकम हमारे पास में 60, सेविंग्स 0। तो इस तरह से हमारा सेविंग्स का कर्व बनेगा। पहले नीचे है, नेगेटिव है, उसके बाद में 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। जहां दोनों इंटरसेक्ट कर गए हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस पॉइंट पर, वो है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दोगे ना आप एक्स एक्सिस पर, तो ये जो O से लेकर L तक है, ये क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट, बोले तो इक्विलिब्रियम इनकम। समझ में आ गया कैसे करना है। तो देखो यहां पर भी हमारी ऑब्जर्वेशन वही है कि ये जो E पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। OL क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है, यानी कि इक्विलिब्रियम जीडीपी है। कंट्री में कोई अनवांटेड स्टॉक नहीं रहेगा, जितना एग्रीगेट डिमांड होता है उतना ही एग्रीगेट सप्लाई होता है। कंट्री में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। समझ में आ गया। अब इसमें भी दो उटपटांग क्वेश्चंस बन सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, क्या हो अगर सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो, इस सिचुएशन में क्या होगा। देखो बहुत ध्यान से समझना, मैंने कहा इंसान इनकम से दो ही चीजें करता है, एक तो वो करता है कंजम्पशन, दूसरा वो क्या करता है, सेविंग्स करता है। एक तो ये चीज दिमाग में रखो, एक ये दिमाग में रखो, एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सी प्लस आई। मैंने कहा सेविंग्स ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। अगर इंसान पैसा सेव ज्यादा कर रहा है तो डेफिनेटली इंसान कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम कर रहा होगा। आप पैसा सेव ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कंजम्पशन कम है। अगर कंजम्पशन कम है तो अगर कंजम्पशन कम है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एडी कैसे निकल रहा है, सी प्लस आई से निकल रहा है, मतलब एडी कम हो गया। तो ये कैसी सिचुएशन है कि ये एग्रीगेट सप्लाई है, प्रोड्यूसर ने सोचा है वो इतनी सप्लाई करेगा, लेकिन एडी हमारा कम हो गया, एग्रीगेट डिमांड कम आने वाली है। इस सिचुएशन में क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के पास में अनडिजायर्ड अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा। अगली बारी से प्रोड्यूसर क्या करेगा, कट इन प्रोडक्शन प्लान करेगा, यानी कि प्रोडक्शन कम करेगा। अगर आउटपुट कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है, तो इनकम भी कम जनरेट होती है। अगर लोगों के पास में इनकम कम होगी तो डेफिनेटली लोग पैसा सेव भी कम करेंगे, दोबारा से हमारी सेविंग्स गिरने लगेंगी, और ये जो सेविंग्स ज्यादा थी ये डिक्रीज होंगी, और सेविंग्स अपने आप किसके इक्वल आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाएंगी। कंट्री में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वहीं अगर इसका उल्टा हो जाए तब क्या होगा, अगर सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। मैंने बताया इनकम से दो चीजें हो रही है, कंजम्पशन प्लस सेविंग हो रहा है। सेविंग्स अगर कम है इसका मतलब इंसान कहीं ना कहीं कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है। मैंने बताया एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई। अगर कंजम्पशन ज्यादा है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैंने कहा प्रोड्यूसर ने इतनी एग्रीगेट सप्लाई सोची है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा आ गई, डिमांड इंक्रीज हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर इस एक्सेस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। प्रोड्यूसर के पास में जो डिजायर्ड स्टॉक है वो कंपैरेटिवली कम रह गया, प्रोड्यूसर को अनफुलफिल्ड डिमांड का लॉस होगा। इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर अगली बारी से ज्यादा प्रोडक्शन प्लान करेगा, ज्यादा आउटपुट मतलब ज्यादा इनकम। जब इनकम इंक्रीज होती है तो अपने आप ये जो सेविंग्स डिक्रीज हो रखी थी फिर से इंक्रीज होने लगेंगी। इतनी सेविंग्स इंक्रीज होंगी कि सेविंग्स इंक्रीज होकर अगेन किसके इक्वल आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाएगी। कंट्री में फिर से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया, करेक्ट है सिचुएशन। तो यहां तक समझ में आ गया। अब ये समझ लो, ये हम लोगों ने जो शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम पढ़ा है, इसके क्या क्या अजम्पशंस है, 3 अजम्पशंस हैं। सबसे पहले ये जो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड एनालिसिस के अंदर ही अप्लाई होती है। और शॉर्ट पीरियड कौन सा पीरियड है, जब हमारा आउटपुट एंटायरली किस पर डिपेंडेंट होता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि लेबर पर डिपेंडेंट होता है। इस पीरियड में टेक्नोलॉजी कैसी है, कांस्टेंट है। हम ये मान के चल रहे हैं इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा सी से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर सेक्टर का खर्चा हो गया आई से, यानी कि इन्वेस्टमेंट
एक्सपेंडिचर, और हम ये मान के चलते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है। अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होती है तो एग्रीगेट सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। अभी देखा है ना, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन प्लान करेगा, प्रोड्यूसर कट इन प्रोडक्शन प्लान करेगा, तो एएस हमारा पूरा का पूरा एडी के अकॉर्डिंग चलता है, परफेक्टली कैसा है, इलास्टिक है। समझ में आ गया पूरा यहां तक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। आधे से ज्यादा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास में आता है, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों अप्रोचेस एक्सप्लेन कर दो, एएस एडी वाला भी और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वाला भी, आराम से हो जाएगा। इनकम है, ये कंजम्पशन है, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दोगे, हमें क्या मिल जाएंगी, सेविंग्स मिल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने ऑटोनॉमस रखा है, याद करो एडी कैसे निकलता है, कंजम्पशन और हमारे इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दो, हमें हमारा एडी मिल जाएगा। एएस मैंने बताया था, इनकम को ही हम एएस भी बोलते हैं, तो एएस हमारा वो का वो है। नंबर वन अप्रोच क्या है, एडी शुड बी इक्वल टू एएस, तब कंट्री में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर कंट्री में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। नंबर टू अप्रोच क्या है, सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर कंट्री में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, और हमारा इक्विलिब्रियम इनकम कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। तो साइमल्टेनियसली हम लोगों ने एक ही टेबल में शो कर दिया, एक साथ हम ग्राफ भी बना सकते हैं कि ये हमारा इनकम का कर्व हो गया, ऊपर वाले पर एडीएस दिखा रहे हैं, नीचे वाले पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है जो कैसे आई है, सी प्लस आई से आई है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, ओएल क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम इनकम। सेम ऐसे ही हम लोगों ने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी दिखा दिया, ये हमारे पास में इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग्स है जो पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव हो गई, ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अगेन ओएल क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम आउटपुट। समझ में आ गया, साइमल्टेनियसली शो कर दिया, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक आता है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। हमारे इक्विलिब्रियम में हमें चेंज भी देखने को मिल सकता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो मैंने बताया ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है जिसे हम इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पर इनकम दिखा रहे हैं यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, वाई एक्सिस पर एएस एडी दोनों एक साथ दिखा रहे हैं। मैंने कहा ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है जो कैसे आता है, सी प्लस आई आता है। तो ये कंट्री में क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम हो रहा था। यही है कि ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, जब दोनों इक्वल हो गए ए पॉइंट पर कंट्री में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। ये है हमारा लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। समझ में आया। मैंने कहा मान लो कंट्री के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई, पहले कंजम्पशन 30 था, इन्वेस्टमेंट 10 थी, तो एडी हमारा 40 आ रहा था। अब मान लो कंजम्पशन 30 है, इन्वेस्टमेंट 10 है, कंट्री में एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी हो गई, प्रोड्यूसर्स ने और इन्वेस्टमेंट कर दी, मान लो 10 की इन्वेस्टमेंट और हो गया, तो 30 10 40 ये हमारे पास में कितना आ गया, 50 आ गया। तो डेफिनेटली हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। इको में जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है तो जो उसका कर्व होता है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है। तो एडी वाला जो कर्व है हमारा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया। अब नया एडी का कर्व है सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। समझ में आया। पहले एडी का कर्व था सी प्लस आई, अब एडी का कर्व है सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई, यानी कि और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई। अब हमारा इक्विलिब्रियम यहां पर हो रहा है, एएस और एडी यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके हिसाब से अब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, ओएफ है। समझ में आ गई मेरी बात। तो मैं इतना सा बताना चाहती हूं कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आया है तो उसकी वजह से हमारी इक्विलिब्रियम इनकम में हमें एक अच्छा खासा चेंज देखने मिलेगा। ओई क्या था, इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट था। जैसे ही हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई, हमारा जो एडी का कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, आप लोगों ने देखा, और इसकी वजह से हमारी जो इक्विलिब्रियम इनकम थी वो इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, ओएफ हो गई। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कि अगर इन्वेस्टमेंट में इतना सा चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से हमारी इनकम में हमें इतना सारा चेंज देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसर ने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी, उसकी वजह से इनकम इतनी सारी इंक्रीज हो जाती है। इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन जीडीपी। किसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन जीडीपी या फिर इनकम। समझ में आ गई बातें। अब देखो एक टॉपिक और आता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो। देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आता है, अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आता है, हम लोगों ने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी, तो उसकी वजह से हमारी इनकम में कितना चेंज आएगा, कितना गुना, कितना टाइम्स चेंज आएगा, उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर आउटपुट मल्टीप्लायर। और कैसे निकालते हैं, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। समझाती हूं। मैंने कहा मान लो पहले इन्वेस्टमेंट थी 100 करोड़ की, कितने की इन्वेस्टमेंट थी, 100 करोड़ की। जब 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी तब हमारी इनकम होती थी 500 करोड़। समझ में आया। अब मैंने कहा मान लो इन्वेस्टमेंट में चेंज आ गया, अब इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 200 करोड़ की, तो अब हम इनकम जनरेट कर रहे हैं 2000 करोड़। समझ में आया। पहले इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की थी तो इनकम 500 करोड़ थी, अब इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, 200 करोड़ हो गई, तो हमारी इनकम कितनी हो चुकी है, 2000 करोड़ हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालो तो सबसे पहले देखो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, नए में से पुराने को माइनस कर दो, 200 माइनस 100 कितना आएगा, 100 करोड़ आएगा। सेम ऐसे ही चेंज इन इनकम भी निकालो, 2000 में से 500 को माइनस करो, कितना आएगा, 1500 करोड़ आएगा। समझ में आया। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम कितना आया 1500 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 100 है, ये कितना आ रहा है हमारे पास में 15, आगे टाइम्स लगा देना। इसका मतलब है कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से हमारी इनकम में 15 टाइम्स चेंज आ रहा है, हमारी इनकम जो है वो 15 गुना से इंक्रीज हो रही है। दिस इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पहला फॉर्मूला दिमाग में रखना। समझ में आ गई यहां तक बातें। एक फॉर्मूला और बनता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, इसे इरेज करते हैं।
एक फॉर्मूला और है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। याद आ गया? अब इसमें एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि ये जो एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसे हम के से डिनोट करते हैं, दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। एमपीसी इंक्रीज होगा, मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, एमपीसी डिक्रीज होगा, मल्टीप्लायर भी डिक्रीज होगा। आप चाहो तो करके देख लो। मैंने कहा एमपीसी हम लोग ले लेते हैं 0.5, तो करके देख लो। मल्टीप्लायर निकालो 1/1 माइनस 0.5, तो 1/1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही आएगा, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 5 1 5, 5 2 10। मल्टीप्लायर कितना आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। मैंने कहा एमपीसी को इंक्रीज कर देते हैं, 1/1 माइनस इंक्रीज करके 0.8 कर देते हैं, तो 1/1 माइनस 0.8 कितना हुआ? 0.2, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 2 1 2, 5 10, कितना आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है। जब हमारा एमपीसी 0.5 था तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 टाइम्स आ रहा था। जैसे ही मैंने एमपीसी को इंक्रीज करा, हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होकर 5 टाइम्स हो गया। तो दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों फॉर्मुलाज दिमाग में रखना। समझ में आ गई यहां तक बातें? अब देखो बात ये आती है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला निकला कैसे है? तो देखो ये भी बता देती हूं। मेन फॉर्मूला क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का? मेन फॉर्मूला है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यही फॉर्मूला है। ध्यान रखना, मैंने बताया कंट्री में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एडी एएस के इक्वल हो। एडी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सी प्लस आई, और एएस को हम इनकम भी बोल सकते हैं। अगर मुझे आई निकालना है, अगर मुझे ये आई निकालना है तो मैं निकाल सकती हूँ आराम से। आई कैसे आएगा? इनकम में से इस कंजम्पशन को माइनस कर दो, ऐसे आय आएगा, इनकम माइनस कंजम्पशन। समझ में आया? तो यहां पर भी मैं आय को चेंज कर सकती हूं। इनकम की जगह पर मैंने इनकम लिखा, चेंज इन आय की जगह पर मैं चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन लिख सकती हूं। समझ में आ गई इतनी बातें? अब देखो सॉल्व करने के लिए हम लोग पूरी के पूरे, देखो यहां पे लिखती हूं, डिवाइड बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय चेंज इन इनकम। सॉल्व करने के लिए हम न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, पूरे को चेंज इन इनकम से डिवाइड करें, जैसे बेसिक मैथ्स में करते हैं। अगर मैं इसे चेंज इन इनकम से डिवाइड करूंगी तो कट के 1 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करने के लिए कर रही हूं। तो ऊपर चेंज इन इनकम है, न्यूमिनेटर को भी हम लोगों ने चेंज इन इनकम से डिवाइड करा, नीचे भी चेंज इन इनकम है, इसे भी हम लोगों ने चेंज इन इनकम से डिवाइड करा, माइनस क्या है? चेंज इन कंजम्पशन, इसे भी हम लोगों ने चेंज इन इनकम से डिवाइड करा। ये कैंसिल होकर कितना आ गया? 1 आ गया। ये चीज आ गई, ये वाला भी कैंसिल होकर इसकी जगह पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम किसे बोलते हैं? याद करो, कल मैंने बताया था एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो यहां पर आ गया हमारा एमपीसी। इस तरह से हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला आया है। समझ में आ गया क्या बताया? एमपीसी और मल्टीप्लायर दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। करेक्ट हो गई सारी बातें? आगे बढ़े, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि एमपीसी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दोनों में पॉजिटिव रिलेशन क्यों है, ये एक्सप्लेन कर दो, तो देखो जब भी कंट्री के अंदर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है तो डेफिनेटली उसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड कैसे आता है? सी प्लस आई आता है। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोड्यूसर अपनी एग्रीगेट सप्लाई को भी इंक्रीज करेगा। एग्रीगेट सप्लाई को ही हम इनकम भी बोलते हैं, मतलब उसकी वजह से अनजाने में हमारी इनकम भी क्या होगी? डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अब हमें पता है इनकम से इंसान दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन करता है और बाकी इनकम को क्या करता है? सेव करता है। इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। जो मेरा कंजम्पशन है, जो मेरा खर्चा है, वो डेफिनेटली किसी और की इनकम होता है। मैंने कंजम्पशन करा, मैंने ब्रेड परचेज करी, मेरे लिए तो कंजम्पशन है, बट जिससे मैं ब्रेड परचेज करके लेकर आई हूं उस बंदे के लिए वो क्या है? उसकी इनकम है। तो जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ही कंट्री में और इनकम जनरेट होगी। मैंने शर्ट परचेज करी, मेरे लिए कंजम्पशन है, लेकिन सामने वाले के लिए, जिससे परचेज करिए, उसके लिए क्या है? इनकम है, और इनकम जनरेट होगी। तो सोच के देखो, जितना कंजम्पशन होगा उतनी ही ज्यादा इनकम जनरेट होती जाएगी। और कंजम्पशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एमपीसी यूज करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि इंसान अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन कंज्यूम कर लेता है, खर्च कर देता है। जितना एमपीसी करेगा, जितना खर्चा करेगा, उतनी ही इनकम जनरेट होगी। इसलिए बोलते हैं एमपीसी में और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। वही लिखा है, जितना एमपीसी होगा, जितना पार्ट कंज्यूमर अपनी इनकम का स्पेंड करेगा, खर्च करेगा, उतना ही और लोगों की इनकम इंक्रीज होती जाएगी। दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। समझ में आया? ये क्वेश्चन आए तो एज इट इज शेप देना। आगे बात करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ी लिया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1/1 माइनस एमपीसी। अब याद करो, कल मैंने बताया था 1 माइनस एमपीसी को ही हम एमपीएस भी बोलते हैं। बताया था ना कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का सम कितना आता है? 1 आता है। अगर हमें एमपीएस निकालना है तो एमपीएस कैसे निकलेगा? 1 में से एमपीसी को माइनस कर दो। एमपीसी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो, 1/1 माइनस एमपीसी भी लिख सकते हो, 1 एमपीएस भी लिख सकते हो। समझ में आया? बस दिमाग में याद रखना, एमपीसी और मल्टीप्लायर दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन एमपीएस, क्योंकि उल्टा हो गया ना,
और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। समझ में आ गया। एक और चीज वही लिखा है, एमपीसी और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। एमपीएस और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इंफिनिटी तक आंसर पहुंचा जा सकता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी आएगी, 1 ही आएगी। 1 से कम नहीं आती, नेगेटिव नहीं आती, 0 नहीं आती। समझ में आ गया। आगे देखो, मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने कहा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आया, 100 करोड़ से हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। मैंने बताया एडी हम कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट हमारा 100 करोड़ से इंक्रीज हो गया, मतलब एडी भी हमारा इंक्रीज होगा। जैसे ही एडी इंक्रीज होता है, प्रोड्यूसर एग्रीगेट सप्लाई को भी इंक्रीज कर देता है। एएस क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, और एएस को ही हम इनकम भी बोलते हैं। मतलब अगर 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो 100 करोड़ से हमारी इनकम भी इंक्रीज होगी। अगेन इनकम से इंसान दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन करता है, बची हुई इनकम को वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। मैंने कहा एमपीसी है 0.5, मतलब 50%, 0.5 मतलब 50% इंसान जो इनकम है वो क्या कर लेता है, कंजम्पशन के लिए यूज में ले लेता है, खर्च कर देता है। और एमपीएस यानी कि बचा हुआ 50% क्या है, सेविंग्स है। सेविंग्स को हम लीकेजेस भी बोलते हैं। तो 100 की इनकम हुई, 50 कंजम्पशन हो गया, 50 क्या हो गया, सेव हो गया। अभी पीछे मैंने बताया था किसी एक का कंजम्पशन किसी दूसरे बंदे की क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। आप मुझे मान लो ट्यूशन फी दे रहे हो, आपके लिए कंजम्पशन है, आपके लिए खर्चा है, मेरे लिए वही ट्यूशन फी क्या है, इनकम है। अगेन इनकम बन गई, 50% इंसान कंजम्पशन करेगा, 50% सेव करेगा। फिर ये कंजम्पशन किसी और की इनकम बन जाएगा, 50% कंजम्पशन, 50% सेविंग। फिर ये कंजम्पशन किसी और की इनकम बन जाएगा, 50% कंजम्पशन, 50% सेविंग। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा, जब तक ये इंक्रीज इन इनकम का टोटल हमारा 200 ना हो जाए। अब आप बोलोगे मैम 200 का कैसे पता चला, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा दो, 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी हम लोगों ने लिया है 0.5, तो 1/0.5 ही आएगा, कैंसिल हुआ। 5 1 5 2 10, कितना आ रहा है, 2 टाइम्स। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक चेंज इन इन्वेस्टमेंट का 2 टाइम्स निकालो। 2 टाइम्स मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 200 आएगा ना। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक इनकम का टोटल हमारा 2 गुना ना हो जाए, इसका डबल ना हो जाए, 2 टाइम्स ना हो जाए। करेक्ट है, समझ में आ गया। एक छोटा सा टॉपिक है मल्टीप्लायर का एक्शन, फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन। कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो हमारी इक्विलिब्रियम इनकम, हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, इनकम है जो 0 से स्टार्ट हो रहा था। ये एग्रीगेट डिमांड था, हम लोगों ने पढ़ा था। यहां इक्विलिब्रियम हो रहा था, ये हमारा क्या आ रहा था, इक्विलिब्रियम आउटपुट आ रहा था। जैसे ही इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीज आया, सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट भी इंक्रीज हुआ और इक्विलिब्रियम आउटपुट भी हमारा इंक्रीज होकर कितना हो गया, ओएम हो गया। ऐसा ही होता है। बैकवर्ड एक्शन का मतलब है अगर इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाए तो इनकम कम होगी। मैंने कहा ये एग्रीगेट सप्लाई है, इनकम है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, इक्विलिब्रियम यहां हो रहा था, पहले ये था हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट। मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी कि सी प्लस आई माइनस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो अब इक्विलिब्रियम यहां हो रहा है। अब हमारा इक्विलिब्रियम जो लेवल ऑफ इनकम है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम इनकम भी इंक्रीज होगी। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो हमारी इनकम भी डिक्रीज हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझ में आ गया। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो, लाइक करते हो, इंटरेक्ट करते हो, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूं। और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, उनका भी कुछ भला हो।